तो बच्चों आज हमें शुरू करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो लास्ट कुछ लेक्चर से हम अल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। आज हमें शुरू करना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हम सबको कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला पता है, RC डबल बॉन्ड OH। ओके, तो इसमें कितने टाइप के बॉन्ड है टोटल? एक है आपका OH बॉन्ड, ये ब्रेक हो सकता है। दूसरा टाइप का बॉन्ड है आपका ये CO बॉन्ड, जिसमें आपका कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, वो ब्रेक हो सकता है। और तीसरा टाइप है जिसमें आप ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करते हो। तो ऐसे 3-4 टाइप की रिएक्शन आपको देखनी है। और लास्ट टाइप है उसमें, ये 3 टाइप हो गए आपके, जिसमें आपका OH बॉन्ड ब्रेक होगा, वो फर्स्ट टाइप। जिसमें आपका ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, वो दूसरा टाइप रिएक्शन का। और तीसरा टाइप जिसमें आप ये पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप ही बाहर निकाल दोगे, वो हो गया आपका तीसरा टाइप। और जो लास्ट टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो टोटल 4 टाइप की रिएक्शन हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है, 4 रिएक्शन के बारे में। तो टोटल 4 टाइप की रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। फर्स्ट विच इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ दिस OH बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, सेकंड इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, एंड थर्ड वन इज ब्रेकिंग ऑफ दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड। मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है इस साइड में, उसे हम सेपरेट कर देंगे और इस कार्बोक्सिल ग्रुप को बाहर निकाल देंगे, यानी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एक ही रिएक्शन है वो सिर्फ। ओके, और जो लास्ट टाइप मैंने बताया फोर्थ, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो टोटल 4 टाइप की रिएक्शन हमें देखनी है। उसमें से जो फर्स्ट टाइप है बच्चों, वो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो फर्स्ट टाइप है एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट टाइप हम देख रहे हैं जिसमें हम OH बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। जो कार्बोक्सिल ग्रुप में लास्ट में जो OH ग्रुप है, COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप का OH ग्रुप, उसमें से हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। जैसे हमने अल्कोहल में सेम रिएक्शन की थी, वही रिएक्शन यहाँ पे भी पढ़नी है हमें। सिर्फ अल्कोहल में ROH था, यहाँ पे RCOOH है। ओके, तो ये OH बॉन्ड कैसे ब्रेक किया था हमने अल्कोहल में? मेटल के साथ रिएक्ट किया था अल्कोहल को, और उसका अल्कोक्साइड आयन फॉर्म किए थे, मेटल अल्कोक्साइड आयन। ओके, वैसे ही अभी हमको ये रिएक्शन पढ़ने के लिए, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करने के लिए हम कुछ कंपाउंड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आपको सबको पता है, व्हेन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। मेटल और जो अल्कलाइन सॉल्यूशंस है मेटल के, ओके, मेटल अल्कलीज है, उनके साथ हमको कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करना है। व्हेन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विथ मेटल लाइक सोडियम गिव्स सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या फॉर्म होता है बच्चों? जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करोगे तो उसके सोडियम सॉल्ट फॉर्म होगी, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। और बाहर क्या निकलेगा यहाँ पे? H2 गैस। ओके, H2 गैस बाहर निकल जाता है और क्या होता है? सोडियम आयन फॉर्म होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, दैट इज सोडियम कार्बोक्सिलेट फॉर्म होता है, और H2 गैस बाहर निकलता है। तो यहाँ से H जो है आपने बाहर निकाल दिया, और उसके जगह पे कौन लाया आपने? इसमें से सोडियम लाया। ओके, हाइड्रोजन बाहर निकलता है H2 बन के, तो उसके लिए हमने 2 मॉलिक्यूल लिए रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ सेकंड रिएक्शन इज व्हेन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी NaOH के साथ जब आप ट्रीट करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो क्या होगा? देखो बच्चों, ये सिंपली यहाँ पे H निकलेगा, यहाँ से OH निकला गया, ये Na आ जाएगा आपका H की जगह पे, और क्या फॉर्म होगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सिर्फ साइड प्रोडक्ट बदलेगा। साइड प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे? H2O। ओके, तो ये OH निकला यहाँ से H निकला, और क्या मिला? साइड प्रोडक्ट H2O। ऊपर क्या किया था हमने? सिर्फ H निकालना था, यहाँ पे सिर्फ मेटल था, उसके वजह से 2 मॉलिक्यूल लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के, और रिएक्शन को बैलेंस किया H2 बाहर निकाल के। ओके, प्रोडक्ट सेम फॉर्म हुआ है, सोडियम कार्बोक्सिलेट यहाँ पे भी। थर्ड जो रिएक्शन है वो देखनी है हमें, रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो NaHCO3 है, यानी बेकिंग सोडा, उसके साथ अभी हम रिएक्शन कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करोगे तो CO2 गैस इवॉल्व होता है, एफरवेंसेस बाहर निकलते हैं। ओके, तो लेबोरेटरी में
कार्बोक्सिलिक एसिड को कंफर्म करने के लिए, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं। तो क्या फॉर्म होता है, देखो ये जो सोडियम है बाइकार्बोनेट में से वो आ जाएगा H की जगह पे, और साइड प्रोडक्ट मिलेगा आपको RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। प्रोडक्ट तो तीनों रिएक्शन में सेम फॉर्म हुआ है, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सिर्फ साइड प्रोडक्ट बदलेगा। ये H निकाला, यहाँ पे सोडियम लाया आपने H की जगह पे, बाकी क्या बचा अभी HCO3 और ये H यानी H2CO3 डाइल्यूट एसिड है, ये वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड सबको पता है, H2CO3 ये साइड प्रोडक्ट मिलेगा आपको। यहाँ से क्या होता है, इन तीनों रिएक्शन में हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोजन दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, बाहर निकाल रहा है, वही क्या एक्सप्लेन करता है हमें। तो ये रिएक्शन हमें क्या एक्सप्लेन करती है, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो एसिडिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड की उसे कंपेयर करके देखेंगे विथ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड phenols. Okay, so since students now we compare acidity of alcohol, phenol and carboxylic acids. Alcohols on ionization with water gives alkoxide ion RO minus. Okay, alkoxide ion और बाहर H प्लस आयन निकल जाते हैं वाटर के साथ। फिनॉल का अगर आप आयोनाइजेशन करते हो तो फिनॉल का भी आयोनाइजेशन होता है H2O के साथ, और वो फॉर्म करता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल्स फॉर्म फिनॉक्साइड आयन विथ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ओके, थर्ड वी नाउ डिस्कस अबाउट आयोनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो मेन टॉपिक हमको अभी पढ़ना है वो है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के साथ मिक्स करोगे तो वो क्या करेगा, ये जो प्रोटॉन है वो आयोनाइज कर देगा और क्या फॉर्म करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म करेगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, यानी इसमें रेजोनेंस होता है, और ये खुद का रेजोनेंस कैसे करता है, देखो ये O माइनस जो चार्ज है यहाँ से ये डीलोकलाइज हो जाएगा इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर के बीच में, बॉन्ड पेयर के बीच में ये बॉन्ड पेयर ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, जो नेक्स्ट होगा वो RCO माइनस डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से ये कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म होते हैं आयोनाइजेशन होने के बाद वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। और अगर आप कंपैरिजन करके देखोगे तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे लोकलाइज्ड है। ओके, और वो दूसरे ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज होता है, यानी जो निगेटिव चार्ज है वो टोटल 2 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज हो रहा है। और दोनों स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं कार्बोक्सिलेट आयन के, वो कैसे इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और अगर आप फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो हमने लास्ट चैप्टर में फिनॉक्साइड आयन का भी रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन देखा था। इसमें जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है। और जो सभी स्ट्रक्चर बनते हैं फिनॉक्साइड आयन के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, यानी उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होती। यहाँ पे जो दोनों स्ट्रक्चर बने कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, वो दोनों स्ट्रक्चर सेम है, इक्विवेलेंट है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, इसमें C डबल बॉन्ड से पोजीशन बदली है ऑक्सीजन की, और O माइनस। दोनों जो कार्बोक्सिलिक आयन की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो दोनों कैसे इक्विवेलेंट है, और जो निगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन एटम पे डीलोकलाइज हो रहा है। और अगर आप फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें क्या होता है, एक ही ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है और बाकी बचे कार्बन पे डीलोकलाइज होता है। तो 4-5 स्ट्रक्चर बने थे हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑर्थो पे निगेटिव चार्ज आया था, उसके बाद में पैरा पे आया था, उसके बाद के स्ट्रक्चर में फिर ऑर्थो पे आया था। ओके, तो इसमें जो निगेटिव चार्ज होता है वो ऑक्सीजन और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन एटम पे डीलोकलाइज होता है। मगर अगर आप कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो इक्विवेलेंट है, और निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन एटम पे डीलोकलाइज हो रहा है। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, फिनॉक्साइड आयन की कार्बोक्सिलेट आयन की? तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है कार्बोक्सिलेट आयन की, क्योंकि इसमें दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज होता है। ओके, while in case of phenoxide ion this negative charge is delocalized on oxygen and less electronegative carbon atoms and it has non equivalent resonance structure। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा है, 4 है 5 है, मगर इसमें जो स्ट्रक्चर बनते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं वो सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेम होते हैं क्या? नहीं।
एक बार ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, फिर पैरा पे है, फिर ऑर्थो पे, तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट होते हैं और नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक ही ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज हो रहा है, बाकी बचे कार्बन पे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है फिनॉक्साइड आयन की वो कार्बोक्सिलेट आयन से क्या होती है, कम होती है। तो ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो कौन से आयन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन आर मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, हेंस तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो यही हमको कंपैरिजन डिस्कस करना था। देखो मैं आपको समझाता हूँ, फिर से एक बार समझाता हूँ। जो आयोनाइजेशन होने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, RCOOH। सपोज अगर आपने H निकाल दिया और कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन निकालने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, RC डबल बॉन्ड O, जिसमें कि नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर। अगर आप इसे डीलोकलाइज करोगे तो नेगेटिव चार्ज जाता है फिर दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर, और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, इक्विवेलेंट बनता है। इक्विवेलेंट यानी दोनों स्ट्रक्चर सेम दिखते हैं आपको। ओके, तो जिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, जो मॉलिक्यूल या फिर जो आयन सेम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, और अगर आप कंपेयर करोगे फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और बाकी जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे डीलोकलाइज हो रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे डीलोकलाइज हो रहा है। ओके, जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें आता है आपका नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे बन जाता है डबल बॉन्ड, फिर ये चार्ज नीचे डीलोकलाइज हो जाएगा, आएगा पैरा पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। ये लास्ट चैप्टर में हमने अच्छे से डिस्कस किया था सब। ओके, फिर से ये डीलोकलाइज होगा ऊपर, फिर आ जाएगा ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ओके, फिर से ये अगर ऊपर शिफ्ट कर दोगे आप बॉन्ड पेयर तो ये आ जाएगा, फिर से नॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाएगा जो फर्स्ट था वो। ओके, लेकिन हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको क्या डिस्कस करना है, जो कार्बोक्सिलेट आयन के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं वो दोनों स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सेम होते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे डीलोकलाइज हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज हो रहा है। ओके, अगर ये फिर से यहाँ पे डीलोकलाइज कर दोगे तो फिर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, दोनों स्ट्रक्चर कैसे इक्विवेलेंट है, दिखने में सेम है दोनों भी, और जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज हो रहा है। while in case of phenoxide ion this negative charge is delocalized on one oxygen atom and 3 carbon atoms which are less electronegative। ओके, तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है, इसकी वजह से कार्बोक्सिलेट आयंस आर मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। तो जो मोर स्टेबल होगा वो ज़्यादा फॉर्म होगा ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स इजीली फॉर्म कर देंगे कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि उनसे जो आयन फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसके वजह से दोनों में कंपैरिजन करके देख रहे हैं हम। इसकी वजह से जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया या कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल हो गए, कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल हो गए। तो कौन ज़्यादा इजीली प्रोटॉन देगा, हम दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कौन ज़्यादा इजीली देगा प्रोटॉन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन। समझा बच्चों? तो इस तरीके से हमने क्या किया, अभी डिस्कशन किया, कंपैरिजन करके देखी एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फिनॉल। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स, तो आपको क्या एक्सप्लेन करना होगा, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन आयोनाइजेशन फॉर्म्स कार्बोक्सिलेट आयन एंड फिनॉल्स ऑन आयोनाइजेशन फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन। ओके, बाद में फिर आपको इनके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उनकी कंपैरिजन एक्सप्लेन करनी होगी कि कार्बोक्सिलेट आयन से कार्बोक्सिलेट आयन forms 2 equivalent resonance structures while phenoxide ion forms 4 non-equivalent resonance structures, and in case of carboxylate ion this negative charge is delocalized on more electronegative 2 oxygen atoms, while in case of phenoxide ion this negative charge is delocalized on only 1 oxygen atom and less electronegative 3 carbon atoms। ओके, समझा? तो ये आपको एक्सप्लेन करना होगा, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा। Now we discuss about effect of substituents on acidity of carboxylic acids। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्यों एसिडिक है वो तो आपको पता चल गया, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन इसे इजीली बाहर निकाल देगा और क्या फॉर्म करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म करेगा। ओके,
तो प्रोटॉन इजीली बाहर जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, वो क्या करेंगे, एसिडिटी एग्जिबिट करेंगे। ओके, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अब बच्चों में क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे सब्सटीट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है वो डिस्कस करना है। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, ClCH2 COOH। ओके, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। क्लोरीन एग्जर्ट माइनस का इफेक्ट, क्लोरीन कौन सा इफेक्ट एग्जर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट एग्जर्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, इस कार्बन चेन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे खुद की तरफ। अगर वो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, देखो अगर ये क्लोरीन इधर इलेक्ट्रॉन पेयर खींच रहा है तो ये ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन देगा अंदर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर आनी चाहिए क्लोरीन की तरफ, इसके लिए। ओके, तो इसका जो आयोनाइजेशन है वो रेट बढ़ जाएगा, इसका आयोनाइजेशन रेट बढ़ जाएगा और इजीली ये प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप अटैच करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन पे या फिर बीटा पे, जितना पास में होगा वो कार्बोक्सिल ग्रुप के उतना उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इसका आयोनाइजेशन यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक आयन जल्दी फॉर्म होंगे, प्रोटॉन जल्दी से बाहर निकल जाएगा और एसिडिटी क्या हो जाएगी, उस एसिड की बढ़ जाएगी। ओके, तो समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं। और अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते हो अल्फा कार्बन पे तो वो क्या करेगा, ये आयोनाइजेशन रेट क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर अंदर शिफ्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हुआ, अभी कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस दिस एग्जांपल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट ईयर आई राइट डाउन एग्जांपल ऑफ ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हैलोजन में, सबसे ज़्यादा जो हैलोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो कौन होता है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड फाइनली आयोडीन। आयोडीन को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ओके, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तेज़ी से खींचेगा खुद की तरफ, तो वो उस कार्बोक्सिल ग्रुप की एसिडिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद में आता है ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, फिर डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, देन नाइट्रोएसिटिक एसिड, नाइट्रो ग्रुप अटैच है एसिटिक एसिड में, सब्सटीट्यूट है। ओके, देन साइनोएसिटिक एसिड, साइनाइड ग्रुप आपका एसिटिक एसिड में सब्सटीट्यूट है। देन फ्लोरोएसिटिक एसिड, अभी यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप एक ही है। ओके, यहाँ पे हमने तीन लिए थे ऊपर, इसमें 2 लिए थे। ओके, देन क्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड, यहाँ पे ब्रोमीन है। ओके, ब्रोमो एसिटिक एसिड, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मिक एसिड, देन यहाँ पे जो क्लोरीन अटैच किया हुआ है वो बीटा कार्बन पे अटैच किया, तो उसकी एसिडिटी और ज़्यादा कम हो जाएगी। जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, कार्बोक्सिल ग्रुप से दूर जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वैसे उसकी एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, और वो जितना पास में होगा अल्फा कार्बन पे होगा उतनी उसकी एसिडिटी क्या रहती है, ज़्यादा होती है, उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ओके, इसमें बाद में आता है नॉर्मल बेंजोइक एसिड, जिसमें बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन देती है कार्बोक्सिल ग्रुप को, उसकी वजह से उसकी जो एसिडिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। देन हियर आई राइट डाउन एग्जांपल ऑफ फिनिल इथेनोइक एसिड। यहाँ पे इथेनोइक एसिड में फिनिल ग्रुप सब्सटीट्यूट है, यहाँ पे था आपका नॉर्मल बेंजोइक एसिड। ओके, देन नॉर्मल एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल एंड हियर राइट डाउन प्रोपेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड से भी कम एसिडिक कौन है, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो क्या करेगा, जितनी ज़्यादा अल्किल ग्रुप चेन होगी उतना उसका एसिडिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ से बढ़ेंगे, अल्किल ग्रुप बढ़ेंगे, तो इसका आयोनाइजेशन वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इधर देगा तो इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से बॉन्ड पर लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी ना। समझ में आ रहा है, फिर से एक बार बताता हूँ आपको, यह ऑर्डर समझ में आ गई आपको। फर्स्ट हमने लिए ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड लिए, ट्राई हेलोएसिटिक एसिड्स लिए, उसके बाद में लिया नाइट्रोएसिटिक एसिड, फिर साइनोएसिटिक एसिड, देन मोनो सब्सटीट्यूटेड एसिटिक एसिड्स लिए, क्लोरोएसिटिक एसिड, देन ब्रोमो एसिटिक एसिड, उसके बाद में नॉर्मल फॉर्मिक एसिड लिया, फिर बीटा पोजीशन पे हैलोजन सब्सटीट्यूटेड है ऐसे हमने एसिड्स लिए, इसका नाम आएगा तो बीटा क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड, बाद में बेंजोइक एसिड, उसके बाद में फिनिल इथेनोइक एसिड, उसके बाद में एसिटिक एसिड और फिर बाद लास्ट में प्रोपियोनिक एसिड। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लास्ट पॉइंट देखो,
हमें एक तो पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो एसिडिटी डिक्रीज होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्सटीट्यूएंट हो तो उसमें एसिडिटी क्या हो जाती है, उस एसिड की इंक्रीज होती है। तो लास्ट में डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो बच्चों, ये हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया बेंजोइक एसिड। जो नॉर्मल बेंजोइक एसिड होता है उसकी एसिडिटी जो होती है, देखो वो कैसे वैरी करती है। अगर सपोज हमने इस बेंजोइक एसिड में पैरा पोजीशन पे या फिर ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया हो, नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, ओके, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग किससे खींचेगी, फिर ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, खुद की तरफ खींचेगी। तो ये बॉन्ड का जो आयोनाइजेशन है वो बढ़ जाएगा, एच इजीली क्या कर देगा, वो बाहर निकाल देगा। ओके, तो जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में पैरा पोजीशन पे या फिर ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स ज़्यादा एसिडिटी एग्जिबिट करते हैं। ओके, देन नॉर्मल बेंजोइक एसिड, एंड फाइनली हियर आई राइट डाउन एग्जांपल ऑफ मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें मैं पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड में क्या होगा, ये मिथॉक्सी ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा बेंजीन रिंग को। ओके, तो वो अगर इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, तो बेंजीन रिंग को इस कार्बोक्सिल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, बिकॉज वी नो दैट हियर दिस कार्बोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, एंड दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड that attracts electron density from this कार्बोनिल ऑक्सीजन। अगर कार्बोनिल ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो यहाँ से इसका आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा। मगर अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे से सप्लाई कर रहे हो तो इसे ऊपर से लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी और इसका आयोनाइजेशन रेट कम हो जाएगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते हो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उसकी एसिडिटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। ओके, in this way, in this lecture we discuss about acidity of carboxylic acids and effect of substituents on acidity of carboxylic acids. Okay.